Hello everyone, myself Dr. Hitesh Mantri, Associate Professor, Department of Comar बाल रोग, भारतीय आयुर्वेद कॉलेज। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था निमोनिया, आज के इस लेक्चर में देखेंगे ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस स्पेशली वायरल ही बच्चों में होते हैं, बैक्टीरियल बहुत कम देखा जाता है। Viral bronchiolitis is commonest lower respiratory tract infection in children less than 12 months of age and is most frequent cause of hospitalization in infants under 6 months of age. एक तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन रहता है, 1 साल के अंदर के बच्चों में बहुत पाया जाता है, और अगर ये 6 महीने के अंदर के बच्चों में होता है तो ये उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने का एक सबसे मेन कारण रहता है। इट इज़ कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रिंसिपली बाय रेस्पिरेटरी सिंटिल वायरस। RSV वायरस जो रहता है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन करता है और वायरल ब्रोंकियोलाइटिस क्रिएट करता है। अदर causative organisms include parainfluenza virus, adenovirus and rarely mycoplasma pneumoniae. Outbreak occurs worldwide during late fall, winter and early spring. बारिश के दिन जब होते हैं इसके लास्ट में, विंटर्स में और अर्ली स्प्रिंग्स में इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। 50% ऑफ चिल्ड्रन डेवलप RSV इन्फेक्शन बाय 12 मंथ ऑफ एज। 1 साल के अंदर के 50% बच्चों में RSV इन्फेक्शन होता ही है, और 2 साल के आते आते करीब करीब सभी बच्चों में RSV इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स माइल्ड भी रह सकते हैं, मॉडरेट भी रह सकते हैं, सीवियर भी रह सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी। द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ RSV इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिसीज इज 5 डेज। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 डेज का है RSV का। इसमें क्या होता है? इनोकुलेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियल सेल ऑकर्स वाया आई एंड नोज। वायरसेस आईज एंड नोज थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और वहाँ पे इनोकुलेशन होता है। विथ सब्सिक्वेंट सेल टू सेल ट्रांसफर द वायरस टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। सेल टू सेल ट्रांसफर से वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? देयर इज पेरीब्रोंकियुलर मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन एंड सबम्यूकोजल एडिमा। पेरीब्रोंकियुलर मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होता है और सबम्यूकोजल एडिमा डेवलप होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लग्स ऑफ म्यूकस लेडन विथ सेलुलर डेब्रिज आर फॉर्म। म्यूकस के प्लग्स बनते हैं, सेलुलर डेब्रिज फॉर्म होती है, और इस वजह से लीडिंग टू द एरियाज ऑफ पार्शियल और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो डेब्रिज बनती है ये जो एयरवे को एक तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्ट करती है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करता है। जैसे हम ये देखेंगे डायग्राम जिसके अंदर में ब्रोंकस दिखा रहा है और एल्वेओलर प्रेशर दिखा रहा है। जब ये नॉर्मल रहता है तब ट्रैक के बीच में जो गैप फाइंड आउट होती है, प्रेशर मेंटेन होता है और एल्वेओलर प्रेशर भी मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये म्यूकस प्लग्स और डेब्रिज इसके वजह से एडिमा डेवलप होता है तो इनका प्रेशर चेंजेस आ जाते हैं और जो लुमेन रहता है वो रिड्यूस हो जाता है और एल्वेओलर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी। हाइपर इन्फ्लेशन ऑकर फॉलोइंग ट्रैपिंग ऑफ एयर पेरिफेरल टू द साइट ऑफ पार्शियल ऑकल्जन। जहाँ पे भी ऑकल्जन पार्शियल एयर ट्रैप होती है वहाँ पे पार्शियल ऑकल्जन होता है। सब्सिक्वेंटली द कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन मल्टीपल एरियाज ऑफ एटेलेक्सिस डेवलप। साथ में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी डेवलप होता है फ्यूचर में, और मल्टीपल एरियाज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एटेलेक्टिसिस जो रहते हैं वो डेवलप होते हैं। ऑफन इन्फेंट हु हैव लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज फ्रॉम RSV exhibits pathological evidence of both pneumonia and bronchiolitis। जिन पेशेंट में RSV वायरस से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, ऐसे इसमें
दोनों निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ निमोनिया, ऐसे इसमें जो निमोनिया जो होता है उसमें इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन डेवलप होता है मोनोन्यूक्लियर सेल्स में, और जिस वजह से कभी कभी इडिमा और नेक्रोटिक एरियाज फॉर्म होते हैं जो एल्वोलाइज को फिल अप कर देते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज की प्रोसेस हैम्पर हो जाती है। अभी हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे जिसके अंदर में हाइपर एक्सपेंडेड लंग्स फील्ड दिखती है बायलैटरल इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में। क्लिनिकल फीचर, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन विथ और विदाउट राइनोरिया एंड एन इरिटेटिंग कफ आर नोटिस फर्स्ट। इनिशियली एक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा जिसमें राइनोरिया रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और इरिटेटिंग कफ रहेगा। आफ्टर 1 to 3 days देयर फॉलोज इंक्रीजिंग टैकिपनिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। 2 से 3 दिन के बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी डेवलप होता है, टैकिपनिया भी होता है। तो चेस्ट इज ऑफन एक्सपांडेड, चेस्ट भी एक्सपांड होती है। ऑस्कल्टेटरी साइंस आर वेरी वेरिएबल्स। जब हम उनको ऑस्कल्ट करेंगे, पेशेंट को चेस्ट ऑस्कल्ट करेंगे तो वो वेरिएबल रह सकती है। एक फाइन इंस्पिरेटरी कैकल्स आर ऑफन हर्ड अर्ली। शुरू में फाइन इंस्पिरेटरी कैकल्स मिलते हैं, बिकमिंग कोर्सर ड्यूरिंग रिकवरी। जैसे जैसे रिकवरी फेज में आते हैं तो ये फाइन क्रैकल्स कोर्स होते जाते हैं। उसी तरह एक्सपायरेटरी वीज इज ऑफन प्रेजेंट इनिशियली हाई पिच विथ प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। जब हम ऑस्कल्ट करते हैं तो जो एक्सपायरेटरी वीज रहती है वो मिलती है, जो हाई पिच रहती है, और एक्सपायरेशन भी प्रोलॉन्ग रहता है। डायग्नोसिस, अब हम उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ब्रोंकियोलाइटिस एक डिसीज जो है ये क्लिनिकली ही डायग्नोसिस हो जाता है। टिपिकली इन्फेंट प्रेजेंट विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी एसोसिएट विथ कोराइजा। पेशेंट्स हमेशा आपके पास प्रेजेंट होगा जिसमें सांस लेने में दिक्कत होना और कोराइजा रहेगा, यानी सर्दी और खांसी और पूरा गला बंद हो जाना, इस तरीके से उसके सिम्टम्स रहेंगे। लेस कॉमनली यंग इन्फेंट्स, लेस कॉमनली मिलते हैं यंग इन्फेंट्स जो रहते हैं, वो भी स्पेशली जो प्री मैच्योर बॉर्न होते हैं वो में प्रेजेंट हो सकते हैं आपके पास में। कैसे, पहले एपनिया डेवलप करके, बिफोर डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक कफ, टैकिपनिया एंड यूज ऑफ, यानी उसमें कैरेक्टरिस्टिक कफ और टैकिपनिया डेवलप होने के पहले ही उनमें एपनिया भी डेवलप हो सकता है जो प्री मैच्योर बच्चे रहते हैं उनमें। एंड द यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब उसकी हम सीवियरिटी कैसे असेस करेंगे, एक माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर। माइल्ड फॉर्म में नॉर्मल एबिलिटी टू फीड, लिटिल और नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नो रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन, दैट इज क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो रहता है 95% के अबव रहता है। ट्रीटमेंट, नो इन्वेस्टिगेशन नीडेड, ट्रीटमेंट एट होम इफ पेरेंट्स कैपेबल एंड इन्फॉर्म एंड हैव ट्रांसपोर्ट्स। थर्ड, जीपी रिव्यू विद इन 2 to 3 days। अगर पेशेंट्स के पेरेंट्स उसको ला सकते हैं, उनके पास में लाने की सुविधा है, तो हम उनको घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मॉडरेट, इसमें मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा विथ सम चेस्ट वॉल कॉन्ट्रैक्शंस, चेस्ट वॉल अंदर की तरफ जाती रहेंगी और नेजल फ्लेयरिंग्स मिलेगा। माइल्ड हाइपोक्सीमिया रहेगा जिसको हम ऑक्सीजन देके करेक्ट कर सकते हैं, और करेक्टेड बाय ऑक्सीजन। मे अपीयर शॉर्ट ऑफ ब्रीथ व्हेन फीडिंग, may have brief apneic episodes। ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स को एडमिट टू हॉस्पिटल, गिव ऑक्सीजन टू मेंटेन सेचुरेशन मोर देन 93%। कंसिडर गिविंग इंट्रावेनस फ्लूइड, पेशेंट फीड करना कम कर देता है तो इंट्रावेनस फ्लूइड देने की नीड पड़ती है आपको। ऑब्जर्व क्लोजली फॉर डिटोरिएशन। चेस्ट एक्सरे, नेजोफेरेंजियल एस्पिरेट फॉर वायरल इम्यूनोफ्लोरेंस एंड कल्चर। सीवियर कंडीशंस जिसमें रहेंगी, सीवियरिटी ज़्यादा रहेंगी, उसमें अनेबल टू फीड, बच्चा फीड नहीं कर पाएगा। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विथ मार्क चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग। हाइपोक्सीमिया विच मे नॉट बी करेक्टेड बाय एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। हाइपोक्सीमिया रहेगा लेकिन आप अगर उसको ऑक्सीजन भी दे रहे 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर से भी दे रहे तो भी उसका हाइपोक्सीमिया करेक्ट नहीं होता। मे हैव इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंट और प्रोलॉन्ग एपनिक एपिसोड्स। एक एपनिक एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
और दूसरा प्रोलॉन्ग एपनिक एपिसोड्स भी डेवलप होंगे। मे अपीयर इंक्रीजिंगली टायर्ड, ये पेशेंट्स कंटिन्यूसली टायर्ड दिखना चालू हो जाते हैं। क्या करना है इसमें? एडमिट टू हॉस्पिटल, गिव ऑक्सीजन टू मेंटेन सेचुरेशन मोर देन 95%, ऑब्जर्व क्लोजली टू एंटिसिपेट द पॉसिबल नीड फॉर इंटूबेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, नील बाय माउथ, इनको नील बाय माउथ रखना पड़ता है, नहीं तो वोमिट करे तो एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गिव इंट्रावेनस फ्लूइड, कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, चेस्ट एक्सरे, nasopharyngeal aspirate for viral immunofluorescence and culture, consider monitoring arterial blood gas, consider consultation with intensive care or pediatric emergency retrieval services। अब अगर पेशेंट्स को इसमें क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट्स मिलते हैं तो रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ फीडिंग, डिस्चार्ज व्हेन ऑक्सीजन सेचुरेशन is more than 90 to 92% and average GP review within 7 days। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हॉस्पिटल में एडमिट करते, जिस वजह से बच्चे एडमिट होते हैं? एक सिग्निफिकेंट प्री मैच्योरिटी, जो 32 वीक्स के बिफोर बॉर्न हुए होंगे ऐसे पेशेंट्स बहुत जल्दी प्रोन होते हैं और उनमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, और क्रॉनिक नियोनेटल लंग डिसीज। सेकेंड, सीवियर डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एपनिया, जिसमें सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या एपनिया है, ऐसे पेशेंट को सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन, जिसमें डिहाइड्रेशंस है। हाइपोक्सीमिया, ऐसे पेशेंट जिनमें ऑक्सीजन बॉडी सेचुरेशन 93% के नीचे हैं। और रिप्रेजेंटेशन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद इन 24 आवर्स, आपको चेक करा के गया विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर पेशेंट वापस डिस्ट्रेस बढ़ा है, टेकिपनिया लेके आ रहा है, एपनिया लेके आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट पार्ट में प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, ऑक्सीजन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर्स, इफिनेफ्रिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइपरटोनिक सलाइंस एंड एंटीबायोटिक। अब ट्रीटमेंट इज यूजुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेट करके रख लीजिए। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज यूजुअली इंडिकेटेड, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट मिलता है। एंश्योर पेशेंट आर वेल हाइड्रेटेड, पेशेंट्स को देख के, कंडीशन देख के उसको आईवी फ्लूइड्स लगाओ ताकि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। चेस्ट फिजियोथेरेपी इज़ ऑफ नो प्रूवन बेनिफिट, चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया जाता है बट अभी तक के कोई उसके प्रूवन बेनिफिट्स नहीं बताए गए हैं। सलाइन नस ड्रॉप मे बी ऑफ वैल्यू। समरी ऑफ थेरेपीज, ट्रायल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स में इम्प्रूव विजिंग, जैसे साल्बुटामॉल है, लिवोसाल्बुटामॉल है, टर्बुटैलिन है, ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स है इससे विजिंग्स इम्प्रूव होती है। इफिनेफ्रिन है शोज सब बेनिफिट्स, इफिनेफ्रिन मीन्स एड्रेनालिन सगरे जो रहते हैं वो उसका नेबुलाइजेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर नॉट इंडिकेटेड, स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डेक्सामेथासोन वगैरह भी दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूजफुल, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। 3% नॉर्मल सलाइन ऑफ वैल्यू। वेंटिलेटरी असिस्टेंस शुड बी कंसिडर फॉर दोज विथ इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिन पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट देना। थैंक यू।